मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आज के हमारे विशेष मेहमान हैं इस प्रदेश के यानी बिहार प्रदेश के जाने माने लेखक पत्रकार और बुद्धिजीवी अनीश अंकुर जी, जिनसे आप लोग पूर्व परिचित हैं। आज हम उनसे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, मुझको बुलाए हैं। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और जो वोटर लिस्ट है उसका गहन पुनरीक्षण प्रारंभ किया गया है। इसको लेकर के जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, विपक्षी दल हैं, वे खासी नाराज़गी व्यक्त कर चुके हैं। और जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है वह बताता है कि इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरह से पारदर्शिता बरती है और चूंकि ये लोग चुनाव हारने वाले हैं, इस कारण से वो विरोध कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा प्रशासनिक रूप से इस मसले को देखना चाहूँगा मित्रों, और अनीश अंकुर जी अपने अनुसार उस पर अपनी बातें रखेंगे। बिहार कैडर के हमारे एक सीनियर IAS अफसर हुआ करते थे, श्री BK सिन्हा। बड़े बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि अफसर माने जाते थे, ईमानदार और कर्मठ छवि के। भारत सरकार में पंचायती राज विभाग के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए और रूरल डेवलपमेंट में काफ़ी काम करते रहे। अब ये दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय हो गए। वे कहा करते थे कि जो IAS ऑफिसर लोटा लेकर मैदान के लिए कभी नहीं गया होगा वो गाँवों को नहीं समझ पाएगा। हालांकि सुनने के बाद हंसी आएगी, अभी तो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और जगह जगह शौचालय बन रहे हैं, बट उनका आशय यह था कि जो गांव को समझना होगा उसके लिए गांव के लोगों के बीच जाना आवश्यक होता है, और जो नहीं गया होगा वो शहरी दिमाग से सोचेगा। तब ये जो गहन पुनरीक्षण के लिए जो चिट्ठी निर्गत हुई है, मैंने वेबसाइट पर देखना शुरू किया इलेक्शन कमीशन के, तो मुझे BK सिन्हा की याद आ गई। 24 जून को पत्र निर्गत किया गया है। किसको निर्गत किया गया है? मुख्य चुनाव अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, CEO कहते हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार को। उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और उसमें कहा गया कि अगले दिन यानी 25 जून से ही प्रारंभ करके जो गहन पुनरीक्षण का काम है उसके लिए प्रिंटेड फॉर्म छपवाने हैं। सारे BLOs को 2003 में जो पुनरीक्षण हुआ था गहन, उसका इलेक्टोरल रोल की कॉपी देनी है। BLOs की ट्रेनिंग करनी है और इस प्रकार से काम भी प्रारंभ हो जाना है और ये सारा काम 26 जुलाई तक पूरा हो जाना है। अब मैं प्रशासन में रहा हूँ, चुनाव भी कराया है, ऑब्जर्वर भी रहा हूँ। जब चिट्ठी मुख्य चुनाव पदाधिकारी को जाएगी तो आम जनता तक तो मामला कैसे पहुंचेगा? कायदे से चुनाव आयोग को अखबारों के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से पहले वोटर को बताना चाहिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने हैं और क्यों जमा करने हैं और कहां से मिलेंगे, और तब ये प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए थी। हम लोगों ने एज ए रिटर्निंग ऑफिसर तो नहीं कराया, चूँकि बहुत पहले हम जब रिटर्निंग ऑफिसर थे कलेक्टर के रूप में, उस समय प्रक्रिया नहीं होती थी। लेकिन EVM आने के बाद से बाकायदा मैंने ऑब्जर्वर के रूप में भी देखा है और अदरवाइज भी आपको पता होगा कि EVM मशीन कैसे ऑपरेट करेगी। बाकायदा गांव-गांव इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। तो जब EVM मशीन ऑपरेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है तो वोटर को तो बताया जाना चाहिए ना कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट देने और क्यों देने और कहाँ से आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। ये सारा कुछ जो उनको फॉर्म दिया जाएगा उसी में अंग्रेजी में लिखा हुआ है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी बिहार में करना पड़ेगा लोगों को, और बिहार में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं समझाना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि प्रशासनिक नज़रिए से BK सिन्हा जो कहते थे कि जो 3 IAS ऑफिसर मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली में, उनके चुनाव दोनों बैठे हुए हैं, 3 लोग बैठे हुए हैं, उन्हें लगता है गाँव की समझ कम है, वे इसे अन्यथा नहीं लेंगे। एक वरीय पदाधिकारी होने के नाते मैं सलाह दे रहा हूँ कि गांव को समझो, झोपड़ियों में लोग रहते हैं, बाढ़ का समय है। अब समझो बिहार ग्रामीण प्रदेश है, गरीबी रेखा के नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं। पढ़ाई लिखाई जिन लोगों की पहले नहीं हुई वे लोग भी वोटर हैं, उनके बारे में सोचो।
बहुत सारे माइग्रेट लेबर रहते हैं, इसलिए इतनी अफरा तफरी में आपने शुरू कर दिया। तो खैर मैंने तो प्रशासनिक नज़रिए से इसको देखा, लेकिन मैं अनीश अंकुर जी से पूछना चाहूँगा कि वे इस पूरी प्रक्रिया को किस रूप में देखना चाहते हैं। आप लेखक भी हैं, पत्रकार भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, और आप विभिन्न राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से गहरे से भी जुड़े हुए हैं। अनीश व्यास जी, आपने बहुत ही मौजूद विषय उठाया। पिछले एक सप्ताह से पूरे बिहार की राजनीति में और समाज में भी काफ़ी हलचल है और काफ़ी असहजता है, एक संशय, एक अविश्वास, एक संदेह का माहौल है। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ बिहार का चुनाव है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ बंगाल के साथियों में ज़्यादा चिंता है, क्योंकि अगले साल इन तमाम जगहों पर चुनाव हैं और इन लोगों को लगता है कि दरअसल इसके माध्यम से सरकार 3-4 साल पहले जो एनआरसी लागू करना चाहती थी, ये एक दरअसल पिछले दरवाजे से एनआरसी को लाया जा रहा है। और राजनीतिक स्तर पर जो आपने बिहार में विपक्षी गठबंधन है, महागठबंधन, उनको ये लग रहा है कि चूँकि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी को अब तक अपनी बदौलत सत्ता कभी नहीं हासिल हो पाई और अभी वो अपने उरूज पे है राजनीतिक सियासी कैरियर के, तो इसलिए सबसे मौका है। और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के अनुभव और चुनाव आयोग की भूमिका जो संदेह के में आई, उसको लेके लोगों का संशय और बढ़ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो महागठबंधन के जो गरीब, अल्पसंख्यक, वंचित जो वोटर्स हैं, उनको कहीं चुनाव की प्रक्रिया से बहिष्कृत करने की तो ये कोई चाल नहीं है। इस तरह की बात लोगों के मन में घरती जा रही है, एक संशय है। अभी आप देखिए, जिसको आपने बताया कि 2000 लगातार जब इतना विरोध हुआ, इतना कड़ा प्रतिकार हुआ, तो उसने डाइल्यूट किया और कहा कि 2030 जून को उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन इशू किया है। वो क्लैरिफिकेशन इशू हुआ है सीईओ को ही कि 2003 तक की इसमें जिनके माँ बाप के नाम है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और 4 करोड़ 96 लाख जिन लोगों के नाम है उन्हें केवल उसका एक्सट्रैक्ट देना है कि इलेक्टोरल में आपका नाम कहाँ पर है। लेकिन 3 करोड़ से अधिक मतदाताओं के पास ये नागरिकता के प्रमाण उनको और उन्हीं को सत्यापित करनी है। पहले हमको याद है कि आप लिख देते थे कि मैं भारत का नागरिक हूँ। अब निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मान लीजिए कि कोई रहता है, माइग्रेट करके दूसरी जगह चला गया, तो ये इतनी गड़बड़ जाले। और दूसरी बात, जनगणना में मुझे याद है कि जो ज़्यादा सहज काम था 8 से 9 महीने लगे थे, ये 1 महीने का 26 जुलाई करते हैं, फिर 1 महीना आपत्तियों के लिए है, तो ये लगभग 30 सितंबर तक कवायद होगी और 21 अक्टूबर से तीसरे सप्ताह में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जाहिर है कि दूसरी बात, अभी इलेक्शन कमीशन ने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के वर्कशॉप आयोजित किए दिल्ली में मात्र 1 महीने पहले। इस बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं, कोई सुगबुगाहट नहीं, और ये अचानक इसलिए लोग इसको तुगलकी फरमान मान रहे हैं। और जो मूलतः अगर इसको राजनीतिक अगर इसके निहितार्थ निकाले जाएं, तो मुझे लगता है कि सीमांचल के इलाके, खासकर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, जो अगर कहें कि भारतीय जनता पार्टी को अमूमन यहाँ से सीटें कम मिलती हैं, और आप जानते हैं कि अमूमन ये लोग इन सीमांचल के इलाकों पर शरणार्थियों के अवैध रूप से वोट डालने की संबंधी बातें कहते हैं। मुझे लगता है राजनीतिक स्तर पर इनके ये निहितार्थ हैं। और दूसरा एक बड़ा राजनीतिक सवाल है कि 20 साल से एक एनडीए गठबंधन यहाँ है, तो एंटी इनकम्बेंसी भी उनके ये खिलाफ। और तीसरी बात है कि चुनाव आयोग की वैधता, उसकी विश्वसनीयता बहुत ही संदेह के घेरे में आ गई। अब ऐसे कि ऐसे उस पर फब्तियाँ कसी जाती है, उसको चुनाव आयोग कहा जाता है, जो आम जनता को चूना लगाने वाला, केचुआ कहा जाता है, केंद्रीय चुनाव आयोग। केचुआ मतलब जिसकी रीढ़ नहीं होती, रीढ़ विहीन है। तो इस तरह की भाषाएं आम लोगों के बीच ये घर करती जा रही है, तो ये लोकतंत्र के लिहाज से अच्छा नहीं है। और चुनाव आयोग जो एक स्वायत्त संस्था है और राजनीतिक, उसको अपनी विश्वसनीयता, अपनी वैधता के लिए, क्योंकि अभी देखिए महाराष्ट्र के चुनाव में ये आंकड़े आ गए हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 32 लाख वोटर जुड़े और मात्र 6 महीनों के भीतर
2024 के मई में लोकसभा चुनाव हुआ, नवंबर में विधानसभा चुनाव और 40 लाख वोटर जुट गए। इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं है। 45 दिन में वो कह रहे हैं कि हम तमाम डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स खत्म कर देंगे। तो चुनाव आयोग की ये तुगलकी जो फरमान है बिहार के चुनाव में, ये न सिर्फ राजनीतिक दलों को, न सिर्फ बिहार, संशय और अविश्वास का माहौल है जो लोकतंत्र के लिहाज से कहीं भी सही नहीं। अनीश अंकुर को भी आपने सुना, उनका कहना यही है कि चुनाव आयोग के ऊपर अविश्वास का माहौल है, संशय का माहौल है। चुनाव आयोग को शायद ये बात पता नहीं है क्या, मुझे नहीं लगता कि अगर पता हो तो उसके लिए वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हो सकता है उनको पता नहीं हुए, मान के चलते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो राजनीतिक दल हैं, अभी 1 महीने पहले उनका वर्कशॉप किया था, उसमें इसकी चर्चा नहीं हुई थी। लेकिन अनीश अंकुर जी, जो मैं देख रहा था वेबसाइट, उसमें चुनाव आयोग ने बार बार संविधान का अनुच्छेद 326 का हवाला दिया हुआ है। और उनका कहना है कि जो वोटर लिस्ट बनाने का काम है वह तो चुनाव के पहले करना ही होता है। हम जानते हैं अपने अनुभव से कि 2003 के बाद और उसके पहले भी जब गहन पुनरीक्षण हुआ होगा और उसके बाद जब चुनाव हुए होंगे तो संक्षिप्त पुनरीक्षण भी किया जाता है। जिनके नाम छूट गए होते हैं या जो लोग 18 साल के बाद में होते हैं वे अपना नाम जुड़वाते हैं। तो अभी जनवरी फरवरी में ही पुनरीक्षण हुआ था, संक्षिप्त पुनरीक्षण कहते हैं उसको, हुआ था। तब ये क्यों ज़रूरत पड़ गई? और वो बार बार कहते हैं कि एलिजिबल वोटर छूटना नहीं चाहिए, इन एलिजिबल वोटर आना नहीं चाहिए। यानी उनका आशय यह है कि जो एलिजिबल नहीं है, यानी जो योग्य नहीं है, जो नागरिक नहीं है, जो उसमें है कि भारत का नागरिक होगा, 18 साल की उम्र का होगा तो चुनाव देगा। तो बार बार अपने वेबसाइट में इस बात को कह रहे हैं कि पूरा उद्देश्य उनका यह है कि एलिजिबल लोग छूटने नहीं पाएँ और नॉन एलिजिबल लोग आने नहीं पाएँ। और वो कहते हैं कि इतना माइग्रेशन हो गया है कि इसलिए गहन पुनरीक्षण कराना पड़ रहा है, अर्बनाइजेशन हो गया कराना पड़ रहा है, वगैरह वगैरह। तो इन सब जो बिंदुओं को टच करके कह रहे हैं कि क्यों कराना चाहिए, आपके अनुसार उनकी बात में कितनी सच्चाई है या उनकी सच्चाई नहीं है, उनका मकसद क्या है, थोड़ा इस पर भी आप प्रकाश डालें। व्यास जी सही कर रहे हैं। वो कह तो यही रहा है कि मेरा उद्देश्य फर्जी वोटरों से मुक्त करना है। नकली एक ही व्यक्ति है, कई जगह उसने वोटर सूची में अपना नाम चढ़ाया हुआ है, ये वो कह रहे हैं। लेकिन इसके जो खतरनाक निहितार्थ हैं या उसके संकेत मिल रहे हैं कि इसने उसको नागरिकता से और लोगों पर ही उसको सत्यापित करने का काम वोटर पर कर दिया कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई 70 साल के बूढ़े से कहेगा कि आप अपने जन्म प्रमाण पत्र लाओ, निवास प्रमाण पत्र लाओ, और ख़ास करके मान लीजिए कि मध्यम वर्ग में, उच्च मध्यम वर्ग में संभव है ये है, लेकिन ज़्यादातर गरीब लोगों के पास, जिनके पास रिकॉर्ड नहीं है, 11 तरह की सूची उन्होंने जारी की है कि इस तरह के, जो मैं कह रहा हूँ कि नागरिकता को, वोटर सूची को नागरिकता से जोड़ने की जो एक जो छिपी हुई नापाक मंसूबा है, ये मेरे ख्याल से जो खतरनाक है, जिसकी तरफ इंगित किया है, और जिसको एनआरसी जोड़ने, क्योंकि असम में आपको याद होगा इसी बहाने 19 लाख लोगों को शरणार्थी शिविरों में भेजा गया और 19 लाख लोगों को गायब कर दिया गया। और इसलिए भी शंका बढ़ती है कि मान लीजिए कि अगर आपको ये करना था, 6 महीने पहले क्यों नहीं किया, 9 महीने पहले क्यों नहीं किया? अभी जब चुनाव सिर पर आ गया, और जो आपने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा कि इतनी बड़ी प्रशासनिक एक्सरसाइज है कि जिस स्तर के प्रशिक्षण की, जिस स्तर के लोगों को जानकारी देने की आवश्यकता है, वो 1 महीने के भीतर कैसे पूरा होगा, ये सब लोग आश्चर्य कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा, वेबसाइट का जिक्र होता है कि सिर्फ निर्देश हैं, आदेश हैं। उसको जैसे अखबारों में अगर इस बाबत अगर बड़े बड़े प्रचारात्मक अगर सामग्री रहती, लोगों को जागरूक करने का, इस संबंध में कुछ नहीं, इसलिए उनकी मंशा पर संदेह होता है। और ऐसा लगता है विपक्ष का जो आरोप है कि एक चुनावी लाभ के दृष्टि, खास राजनीतिक दल को चुनावी लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से ये किया गया है, ताकि उनके जो विपक्षी सामाजिक आधार हैं, अल्पसंख्यक हैं, गरीब हैं, वो सूची से बाहर हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी का जो लगातार जिस तरह से बड़े पूंजीपतियों के साथ उसका लगाव होता जा रहा है, गरीब लोगों का अलगाव है, शायद इसके पीछे वो मंशा छुपी है।
तो मित्रों, अपने अनिश अंकुर को सुना के नागरिकता कानून को वोटर लिस्ट के माध्यम से इम्प्लीमेंट बिहार में करने की शुरुआत की गई है। उनका ये भी कहना है कि अभी तो चुनाव बहुत कम समय बच गया है, तो यही करने की आवश्यकता क्या थी। अभी तो आपने फरवरी तक संक्षिप्त पुनरीक्षण किया था, उसी दौरान आपने शुरू कर दिया होता, जो कि इसमें समय लगता है, पूरा प्रचार करने की आवश्यकता होती है। इसलिए मैंने प्रशासनिक रूप से भी इस सवाल को उठाया था। अब चूँकि ये पुनरीक्षण शुरू हो गया है, इसलिए कुछ जानकारियाँ जो आप तक नहीं होंगी मैं दे देना चाहूँगा कि जिन लोगों के नाम 2003 की सूची में हैं उन्हें कोई कागजात नहीं देना है, सिवाय इसके कि जो आपका इलेक्टोरल रोल में कहाँ पर आपका नाम है, किस विधानसभा क्षेत्र में आप पढ़ते हैं आदि इत्यादि, उसको आप जो है सो उसका एक्सट्रैक्ट देंगे और एक्सट्रैक्ट आपको BLO से लेना चाहिए, क्योंकि BLO के पास वो कापी होगी। उम्मीद करना कि सारे लोग इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से पता कर लेंगे। मैंने भी अपना नाम ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिल सका। तो ये उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि जितनी साक्षरता की स्थिति हमारे यहाँ है, सब लोग वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, और इंटरनेट की जो स्थिति है। इसलिए जान लें कि 1/1/87 के पहले जिनका जन्म हुआ है, यदि आपका नाम 2003 की सूची में नहीं है, तो आप अपना प्लेस ऑफ बर्थ और जन्म तिथि का प्रमाण पत्र तैयार रखें। अगर 1/1/87 और 2/12/2004 के बीच आपका जन्म हुआ है और आपके पिताजी और का नाम या माताजी का नाम नहीं है उस सूची में, तो आप भी जो है सो उनका भी, उनमें से किसी एक का और अपना भी जन्म तिथि और स्थान जहाँ पैदा आप हुए उसका तैयार रखें। और जो 2/12/2004 के बाद जन्मे लोग हैं और जो 1 जुलाई अभी जो 2025 को जो 18 साल के होने वाले हैं, उनको तो बाकायदा अपनी जन्म तिथि, स्थान और माता पिता दोनों का तैयार रखना होगा। अगर आपके माता पिता का उसमें नाम नहीं है तो तैयार करके रखिए। अब तो आदेश है और प्रशासन इस आदेश का कार्यान्वयन शुरू कर चुका है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी चाहिए कि अब देखिए जो होना है सो हो रहा है, उसका विरोध तो आपने कर दिया, बट अपने लोगों को तैयार रखिए, क्योंकि जैसी परिस्थिति है जिसका मुकाबला नहीं कीजिएगा तो चुनाव फार्स बन करके रह जाएगा। इसलिए जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हाँ ये ध्यान दीजिए कि ऐसा नहीं हो कि अमुक पॉलिटिकल पार्टी अगर लगे किसी गांव में मेरा यह वोटर नहीं है, उसका फॉर्म फाड़ फूड़ करके फेंक दे। इस पर भी थोड़ी नज़र रखने की आवश्यकता पड़ेगी। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अनिश अंकुर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।